नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी लोक प्रशासन की ये लेक्चर श्रृंखला चल रही है और अगर हम देखें तो अब हम चैप्टर नंबर 5 पे आ गए हैं। शुरुआत हमने चैप्टर नंबर 1 में प्रशासन एवं प्रबंधन वाले टॉपिक से की थी। उसके बाद में हम चैप्टर 2 में कुछ कॉन्सेप्ट, शक्ति, प्राधिकार, वैधता, उत्तरदायित्व, प्रत्यायोजन के बारे में बात की थी। चैप्टर 1 को अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बोलूँ तो हमने सबसे पहले प्रशासन और फिर उसके बाद प्रबंध, इन दोनों का अर्थ, प्रकृति, महत्व ये देखा था। फिर हमने बात की थी विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका क्या होती है, एक विषय के रूप में ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा क्या है और लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रति अभिगमन, ये नया टॉपिक था। तो अप्रोचेज किस तरीके से रहेंगे। यहाँ जब नवीन लोक प्रशासन वाला कॉन्सेप्ट देखा था मैंने, तो वहीं उसी से रिलेटेड एक पॉइंट आता है यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 5 में, नव लोक प्रबंधन। ठीक है, मैंने बोला हुआ है शुरुआत में प्रशासन और प्रबंधन में ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। प्रशासन जो है वो हम एक सरकारी टर्मिनोलॉजी के रूप में यूज करते हैं और जब प्रबंधन की बात आती है तो निजी रूप में यूज करते हैं। लेकिन 1990 के बाद में पुराने प्रशासन में बहुत सारी खामी आ गई थी। पुराने प्रशासन में खामी क्या आ गई थी, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ज़्यादा काम करते थे, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाता था और जो अधिकारी थे उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का मिसयूज करते हुए भ्रष्टाचार करते थे, लेट लतीफ़ी करते थे और सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा दिलाते थे। इसलिए उस समय बहुत अलग अलग जगह पे जो है वो सम्मेलन हुए और वो चाहते थे कि इस प्रशासन में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। वो देख रहे थे कि यही काम, इसी तरीके का काम अगर जो एक सरकारी कंपनी कर रही है और एक साइड में प्राइवेट कंपनी कर रही है, तो इसी तरीके काम को प्राइवेट कंपनी वाले हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, कम टाइम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और सैलरी भी उतनी ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं और प्राइवेट में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि जो काम प्राइवेट में हो रहा है वो काम क्यों ना हम सरकारी चीज़ों में कर सकते हैं, यानी हम इकोनॉमी पे, एफिशिएंसी पे, इन पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, और इफेक्टिवनेस पे। तो फिर हम जो है वो प्राइवेट में जो काम हो रहा है उस चीज़ को हम प्राइवेट सरकारी में ला सकते हैं। किस तरीके से, मान लीजिए कि कोई योजना को इम्प्लीमेंट करना है सरकार के द्वारा, सरकार के कर्मचारियों के द्वारा, तो वहाँ आप टारगेट्स दो कि कम से कम खर्चा होना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में इसका इफेक्टिवनेस होना चाहिए, सब लोगों के पास में पहुँचना चाहिए एंड एफिशिएंसी बहुत अधिक होनी चाहिए। ये इस चीज़ को आप प्राइवेट फर्म की तरह करवाओ हर चीज़ को प्रशासन से, यानी पहले की तरह जो लेट लतीफ़ी होती थी, जो रेड टेपिज्म होता था, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए लंबे टाइम तक डिले किया जाता है, उस चीज़ को कम करवाओ। तो इस समय एक कॉन्सेप्ट आया जो हम उस समय भी थोड़ा सा देखा था, नवीन लोक प्रशासन। अगर मैं उसका दूसरा नाम बोलूँ तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नव लोक प्रबंधन। अब इसमें कुछ नवीन आयाम जो हैं 1990 के दौर वाले वो देखने हैं और एक कॉन्सेप्ट है परिवर्तन प्रबंधन। ठीक है, तो ये हम पढ़ने, बाकी एक बार रिवाइज कराता हूँ मैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। पहले में प्रशासन एवं प्रबंधन हमने पढ़ा था, दूसरे में कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, शक्ति, प्राधिकार, वैधता, उत्तरदायित्व, प्रत्यायोजन, मैंने सब कुछ बताया था। पावर के साथ में हम जब वैधता मिला देते हैं तो प्राधिकार हो जाता है और जब प्राधिकार होता है तो साथ साथ में उत्तरदायित्व भी आता है और जब आपके पास में सत्ता और उत्तरदायित्व होता है तो लोड कम करने के लिए प्रत्यायोजन भी किया जा सकता है। फिर संगठन के कुछ सिद्धांत में से पद, सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र और आदेश की एकता, ये कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है आदेश की एकता। ठीक है, यूनिटी ऑफ ऑर्डर, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दो पॉइंट आते हैं, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे तो उन्होंने बस दो ही पॉइंट लिखे हुए थे, एक ही पॉइंट लिखा था यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, इसे मैं हिंदी में बोलूँ तो आदेश की एकता, एकता एक शब्द आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वैसे पीडीएफ में मैंने शामिल कर दिया है, इसका मतलब होता है निर्देश की एकता। ठीक है, या दिशा की एकता, इसे हम दिशा की बोल सकते हैं। अंतर क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड में मैंने बोला था कि एक व्यक्ति और ऊपर की साइड से एक व्यक्ति को फॉलो करने वाला है। ठीक है, ये उच्च अधिकारी है और ये निम्न अधिकारी है। ये निम्न अधिकारी को यही व्यक्ति जो है वो ऑर्डर दे सकता है और ये निम्न अधिकारी सिर्फ इसी व्यक्ति को ऑर्डर को फॉलो करेगा। यानी इसमें क्या हो रहा था, ये जो निम्नस्थ अधिकारी है, ये ऊपर वाले व्यक्ति को ऑर्डर को फॉलो करेगा, भले ही ऊपर वाला व्यक्ति कुछ भी बोल रहा हो। ठीक है, ये तो क्या होता है, आदेश की एकता। और जो दूसरा शब्द मैंने बताया था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ये व्यक्ति है जो कि निम्न कर्मचारी है, निम्नस्थ अधीनस्थ कर्मचारी है, ये व्यक्ति फॉलो करेगा उस कंपनी के
लक्ष्य को, ठीक है, यानी प्राइम उद्देश्य उसको फॉलो करने का क्या रहेगा कि कंपनी का टारगेट और फाइनल एम क्या है, और यहाँ पे ये व्यक्ति किसको फॉलो कर रहा है, ऊपर वाले ने क्या बोला है। तो बस इतना सा अंतर है, आप थोड़ा सा वो पीडीएफ में देख लेना, और किसी दिन जूम मीटिंग में हम उसे और अच्छे से क्लियर करेंगे। यानी यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, आदेश की एकता का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति अपने एक ही उच्च अधिकारी के रूल्स को फॉलो करेगा, उसके डायरेक्शन को फॉलो करेगा। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी का लक्ष्य है, एक डायरेक्शन, पूरी कंपनी के सभी अधिकारी या सभी कर्मचारी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करेंगे, ठीक है। ये कंपनी के उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं, निम्न अधिकारी, निम्न कर्मचारी भी हो सकते हैं। ये सब किस पे काम करेंगे, एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। और वो डायरेक्शन क्या है, कंपनी का टारगेट क्या है। अगर कंपनी का टारगेट है कि इस साल उन्हें रेवेन्यू को 50 करोड़ करना है, तो वो उसी काम के लिए चलेंगे। या कंपनी का टारगेट है कि 3 महीने में हमें ये प्रोडक्ट बना के देना है, तो सभी लोग उस टारगेट पे काम करेंगे। ये क्या हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिर्फ एक टारगेट, एक दिशा दे दी, उसको फॉलो किया जा रहा है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और एक निम्नस्थ एक उच्चस्थ को फॉलो कर रहा है, तो यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये एक्स्ट्रा था, वो हमने यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर उसके बाद में हमने देखा प्रबंध के कार्य, जिसमें हमने निगमित अभिशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में बात कर ली। एंड उसके बाद चैप्टर नंबर 5 अपना जो है, जिसमें नवीन लोक प्रबंधन के नवीन आयाम एंड परिवर्तन प्रबंधन, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझने हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, 2 टॉपिक हैं इसमें, एक है नव लोक प्रबंधन, ठीक है, और इसे मैंने यहाँ पे भी समझाया था नवीन लोक प्रशासन के रूप में, ठीक है। अंतर कोई खास नहीं है, चीज़ें वही हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझना है कि नव लोक प्रबंधन क्या है। देखो, प्रशासन तो पहले से भी काम कर रहा था, पुराने समय से भी काम कर रहा था, अंग्रेज़ों के समय से कर रहा था, लेकिन वो कैसा था, शोषणकारी था एक तरीके से, ठीक है। लोगों को शोषण करने के लिए, लोगों को डंडा दिखाने के लिए, लोगों को कमज़ोर या लोगों से मिसयूज करवाने के लिए होता था, ठीक है। शोषणकारी पहले प्रशासन चलता था, लेकिन धीरे धीरे, और शोषणकारी में क्या होता था, मान लीजिए कि कोई भी सरकार की योजना आई, सरकार की योजना का इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं था। मनरेगा के एग्जाम लेके चलते हैं, एग्जाम्पल, मनरेगा में लोग कर्मचारी काम करते थे, और उनको मतलब 100 दिन की अगर वहाँ जो है वो रोज़गार भत्ता मिलता था, तो लोग उस 100 दिन के रोज़गार भत्ता पाने के लिए बहुत अलग अलग चक्कर लगाते थे। और दूसरा, रूल्स एंड रेगुलेशन का मिसयूज करके अधिकारी या जो भी उनके साथ में मिले हुए लोग थे, वो क्या करते थे, भ्रष्टाचार करते थे अधिक मात्रा में, और अपने घर वाले भाई भतीजावाद करते हुए अपने सगे संबंधियों को फ़ायदा पहुंचाते थे। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का इतना कड़ा हो जाना एंड इसका जो है वो इफेक्टिवनेस पे या इकोनॉमी पे फोकस नहीं करना, ये जो था वो पुराना प्रशासन था, जिसका फ़ायदा सिर्फ कुछ लोग उठाते थे, ठीक है। ये तो होता था पुराना प्रशासन। फिर नवलोक प्रशासन या नवलोक प्रबंधन का कॉन्सेप्ट आया है। उसमें कहा गया कि प्राइवेट कंपनियां बड़ा फायदा पहुंचा रही हैं, प्राइवेट कंपनियां अच्छा प्रोडक्ट बना रही हैं, तो क्यों नहीं हमें प्राइवेट कंपनियों की तरह काम करना चाहिए। यानी सरकार को क्यों नहीं प्राइवेट कंपनी की तरह काम करना चाहिए। सरकार एक तरीके से प्राइवेट कंपनी की तरह काम करेगी, और वो भी इस तरीके से करेगी कि जहाँ लग रहा है वहीं पे करेगी। ज़रूरत नहीं है कि सरकार को हर चीज़ बेचने की ज़रूरत है। पहले सरकार हर तरीके के उत्पाद बनाती थी, कार भी बनाती थी सरकार, अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाती थी, साबुन तेल तक भी बनाती थी सरकार। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि नवलोक प्रबंधन में सरकार को हर बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को क्या करना है, सिर्फ इन चीज़ों को मैनेज करना है एंड रेगुलेट करना है, बस ये काम करवाओ सरकार से। एंड नवलोक प्रबंधन में जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं, उसी तरीके से सरकारी प्रशासनिक सिस्टम को यानी ढांचे को लाने का प्रयास किया गया। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, नवलोक प्रशासन, नवलोक प्रबंधन। इसमें 3E का कॉन्सेप्ट आता है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। कम पैसे में अधिक इफेक्टिवनेस दिखाओ आप, और उसमें दक्षता आपकी अधिक होनी चाहिए। ये 3 कॉन्सेप्ट आता है। तो इसके कुछ आयाम देखेंगे, और आयाम क्या है, भ्रष्टाचार कम करना, पारदर्शिता लाना, लोगों की सहभागिता लाना, और ये सारे कॉन्सेप्ट सारे नॉर्मली आपने पहले से पढ़े हुए हैं, वही सारे कॉन्सेप्ट हैं कि सुशासन कैसे लाया जा सकता है, और सुशासन लाने के लिए नव प्रबंधन या नव लोक प्रशासन का कॉन्सेप्ट आया। ओके, यानी कि समाज में या दुनिया में ग्लोबलाइजेशन आ रहा था, ये सब चेंजेज आ रहे थे, तो उसके बाद में यहाँ प्रशासन में भी चेंज लाया गया। ओके, अब दूसरा पॉइंट है इसमें, चेंज ऑफ मैनेजमेंट, चेंज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ चेंज। ओके, दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ चेंज, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, ठीक है।
यानी परिवर्तन का प्रबंधन। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि परिवर्तन का प्रबंधन, ठीक है। अब पहले आपको ये समझना होगा कि ये परिवर्तन क्या हो रहा है, ठीक है, और अब परिवर्तन हो रहा है तो उसके प्रबंधन के लिए तैयार रहना। तो बेसिक सा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि हम जब नए दौर में आ रहे हैं, 1990 के बाद में जब हमने एलपीजी कर लिया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कर दिया है, तो हम अब नए दौर में आ गए हैं। और इस नए दौर में हम क्या कर रहे हैं, बहुत इकोनॉमी और लोगों के पास में जो है वो पैसा अधिक पहुंच गया है। लोगों को अधिक मात्रा में सुख सुविधा वाली वस्तुएं चाहिए और उनको इम्प्लीमेंटेशन फास्ट चाहिए, ठीक है। तो दुनिया बदल रही है। अब दुनिया बदल रही है तो इस दुनिया बदलते हुए परिवर्तन को हमें मैनेज करना पड़ेगा, हमें उस हिसाब से अपने प्रशासनिक ढांचे को चेंज करना पड़ेगा। ये क्या कहलाता है, परिवर्तन का प्रबंधन। आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया था ही नहीं, 12-15 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था। अब सोशल मीडिया आ गया, तो अब सोशल मीडिया क्या है, एक नया परिवर्तन आया है समाज में। उस परिवर्तन को किस तरीके से मैनेज करना है, ये सब क्या है, परिवर्तन का प्रबंधन। एक तरीके से जो भी नई नई चीज़ें आती जाएंगी आगे आगे, उनको कैसे मैनेज करना है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, परिवर्तन का प्रबंधन। तो 2 ही टॉपिक हैं, बहुत छोटे से टॉपिक हैं और ऑलमोस्ट बिल्कुल नाम मात्र के टॉपिक हैं। कुछ गिने चुने पॉइंट्स मैंने डाले हुए हैं 2-4 पेज में, वो रट लेना, आपका मोस्ट ऑफ दी एग्जाम्स में सवाल निकलेंगे। ओके, ज़्यादा डीप में और ज़्यादा कॉन्सेप्ट में डिफरेंट नहीं करना है। मैं जब बोल रहा हूँ नवलोक प्रबंधन और नवीन लोक प्रशासन, ज़्यादा डिफ्रेंशिएट मत करना, दोनों ही एक जैसी चीज़ें। ओके, मैंने पहले लेक्चर में भी ये पॉइंट बता दिया था कि जब भ्रष्टाचार आ रहा है, लेट लतीफ़ी हो रही है, सिर्फ कुछ लोग ही फ़ायदा उठा पा रहे हैं सिस्टम का, तो फिर जो विचारक थे, जो लोक प्रशासन के समर्थक और विचारक अच्छे थे, उन्होंने कहा कि इसमें चेंज लाना ज़रूरी है, इसको कैसे भी करके परिवर्तन करना पड़ेगा और हम लोक प्रशासन पुराने रूढ़िवादी रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले को हटा के नए तरीके का लोक प्रशासन लाते हैं, जिसमें लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, लोगों को पारदर्शिता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, ई गवर्नेंस से फोकस करना चाहिए और सुशासन लाने पे फोकस करना चाहिए। ये नवलोक प्रबंधन होता है। ओके, तो ये तो अपना पॉइंट रहा यहाँ पे कि अपना चैप्टर नंबर 5 ये है, नवलोक प्रबंधन के नवीन आयाम। तो नवीन आयाम हम देखने वाले हैं पूरे विश्व में क्या कॉन्सेप्ट है। अभी जो मैंने आपको बताया ना, पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार खत्म करना, ठीक है, और जन भागीदारी बताना, ये नव प्रबंधन के ये आयाम है। ओके, और परिवर्तन का प्रबंधन मैंने बता दिया कि जो परिवर्तन होने वाले हैं समाज के अंतर्गत, या इवन एक परिवर्तन के रूप में हम ये भी देख सकते हैं कि कोई डिजास्टर भी हो रहा है, गलती से कोई तूफान या दुर्घटना आ रही है, तो उस समय भी परिवर्तन हुआ है अचानक से, उस समय भी उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब क्या कहलाता है, परिवर्तन का प्रबंधन। अब यहाँ तक अपना पवेड के टॉपिक रहेंगे चैप्टर नंबर 5 तक, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 से 6 नंबर का जो चैप्टर है वो एथिक्स का है। वैसे एथिक्स में आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, पुष्पा मैम के द्वारा कराया गया आपके लिए। तो एथिक्स वाला 6 नंबर का चैप्टर जो रहेगा वो, एंड उसके बाद में अपने यहाँ से इस जगह से पॉलिटी शुरू हो जाती है, राजस्थान पॉलिटी, ठीक है। तो ये राजस्थान पॉलिटी वाला जो हिस्सा है ये हमारे दूसरे सर कराएंगे, जो राजस्थान पॉलिटी भी कराएंगे और यहाँ पे भी कराएंगे, दोनों जगह रिवाइज किया जाएगा इस चीज़ को, लेकिन कॉन्सेप्ट सारी चीज़ वही रहेंगी, कंटेंट मोस्टली सेम रहेगा, लेकिन प्री के हिसाब से राजस्थान पॉलिटी वहाँ अलग होगा और यहाँ पे आपको मिलता ही रहेगा। ओके, तो ये वाले चैप्टर जो होंगे वो दूसरे सर कराएंगे। अब हमें नवलोक प्रबंधन के नवीन आयाम और परिवर्तन प्रबंधन को पढ़ लेना है, ठीक है। सो दिस वन इज दी अवर PDF, और कुछ खास बात नहीं है। देखते हैं लोक प्रबंधन के नवीन आयाम। पहले तो ये है नवलोक प्रबंधन क्या है, ये सब आप समझ लीजिए। एक एक करके मैं आपको ओनली आईपैड स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप इसे देखते चलें। ओके, लेट मी शो यू इन बिग स्क्रीन। ओके, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम के आधार और कारण। मैंने आपको बताया कि ये नव लोक प्रबंधन का कॉन्सेप्ट कैसे आया। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, लोक प्रशासन का ध्येय जो होता है लोगों के मामलों की व्यवस्था और उनको देखभाल करने का होता है। लेकिन पुराने समय से जो जो लोक प्रशासन चल रहा था उसमें लाल फीताशाही होती थी, अधिक नियमबद्धता होती थी, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे लिखते चलता हूँ मैं वाली, लाल फीताशाही होती थी और अधिक नियमबद्धता होती थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता था, ठीक है। और साधनों पे अधिक जोर दिया जाता था, भ्रष्टाचार, संसाधन, और लोक सेवक जो थे वो अपने हित के लिए जो है वो बहुत अधिक मात्रा में भ्रष्टाचार करते थे। तो इसलिए क्या हुआ कि लोक प्रशासन में जो है वो नए तरीके का नव लोक प्रशासन लाने का प्रावधान आया। नव लोक प्रशासन, जब नव लोक प्रशासन बोलूं तो इसे नव लोक प्रबंधन भी मान लेना आप, ठीक है। मैंने पहले से दिन ही बोला है, प्रशासन प्रबंधन में ज़्यादा कन्फ्यूजन करना ही नहीं है। तो नया नव लोक प्रबंधन या नव लोक प्रशासन वाला कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया। ओके, और इस कॉन्सेप्ट में ये कहा गया कि जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो इकोनॉमी पे, एफिशिएंसी पे एंड इफेक्टिवनेस जोर पे दें।
यानी कार्यकरण, दक्षता और मितव्ययता पे जो है वो जोड़ दें। ओके, और कारण क्या थे? सार्वजनिक प्रशासन में लापरवाही होती थी, लाल फीताशाही होती थी, अधिक नियमितता होती थी, भ्रष्टाचार, संसाधनों का निजी हित में प्रयोग होता था। लोक प्रबंधन नवीन क्षेत्र के समान कार्यकुशलता, दक्षता तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तरह लोक कल्याणकारी बनाने पर जोर दिया गया। यहाँ पे दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ये नव लोक प्रबंधन वाला जो कॉन्सेप्ट आया है, इसमें एक तो ये किया गया कि प्राइवेट कंपनियों की तरह हमने अपनी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ाना है। दूसरा, हमारा प्राइमरी उद्देश्य ये होना चाहिए कि लोक कल्याण, प्राइमरी उद्देश्य हमें प्रॉफिट कमाना नहीं है। प्राइमरी उद्देश्य क्या होना चाहिए? लोक कल्याण हमारा प्राइमरी उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, नवीन लोक प्रबंधन की अवधारणा डेविड ऑसबर्न और गिलेवर की पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के प्रकाशन से प्रचारित हुई थी। तो दो लोगों के नाम याद रख लेना, डेविड ऑसबर्न और गेबलर। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, इसके आधार पे हुई थी। और नव लोक प्रबंधन के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र को उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण के से जूझने में सक्षम बनाना, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो एक नया जो है वो समाज चाह रहे हैं और नया प्रशासन चाह रहे हैं। तो यहाँ पे उन सब कंडीशंस से जूझने के लिए सक्षम बनाना जो है वो अब नव लोक प्रबंधन का एक तरीके से जो प्राइमरी फोकस था। ओके, अब ये डेविड ऑसबॉर्न और गेबलर जो हैं, इनकी पुस्तक है। इन्होंने जो है वो 10 आयाम भी दिए हुए हैं, लेकिन ये हम बाद में देखेंगे। उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 1994 में एक कनाडा में कापम सम्मेलन हुआ था, ये ध्यान रख लेना। कनाडा में एक सम्मेलन हुआ था, वो इसी बात पे हुआ था कि पुराने जो रूढ़िवादी नियम है उनसे कैसे निकला जाए और समाज का भला कैसे किया जाए। ठीक है, देखो लोक प्रशासन कॉन्सेप्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, लोक प्रशासन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है? लोक का कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना। ठीक है, लोगों का कल्याण करना। अब लोक कल्याण तो प्राइमरी उद्देश्य रहना चाहिए, लेकिन अब इसमें निजी क्षेत्र की तरह दक्षता बढ़नी चाहिए, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी पे फोकस करना चाहिए। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना, 1994 में कनाडा में कापम सम्मेलन हुआ था और सम्मेलन का जो विषय था वो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट करके था, कि पुरानी सरकारों और नई सरकारों में अब ट्रांजिशन आना चाहिए, नया बदलाव आना चाहिए। तो ये था। ओके, अगर नव लोक प्रबंधन की 3 की कॉन्सेप्ट है तो ये ध्यान रखना, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ओके, अब इसके नवीन आयाम क्या रहे? मैंने वो पहले जो बताए थे, भागीदारी उन्मुख शासन व्यवस्था बनाना, भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास करना, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समानता, समावेशन, सहभागिता, अधिकार पत्र देना लोगों के लिए, सिटीजन चार्टरशिप देना, ई गवर्नेंस शुरुआत करना, उत्तरदायी शासन बनाना, गुड गवर्नेंस बनाना। ये चीज़ ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी पढ़े नहीं हो, ऐसा तो है नहीं ये आपने पढ़े नहीं हो, ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपने पहले खूब पढ़ी हुई हैं। नवीन लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, भागीदारी सरकार बनाने की कोशिश करना, गुड गवर्नेंस देने की कोशिश करना, उत्तरदायित्व शासन करने की कोशिश करना, ई गवर्नेंस का फोकस करना, अधिकार पत्र, चार्टरशिप एंड समानता, समावेशन, सहभागिता, पारदर्शिता। ये वाले जो पॉइंट है ना, ये कैसे भी करके आप रट लेना, कहीं भी कुछ भी नहीं आ रहा हो और गवर्नेंस की कोई भी नीति से आपसे सवाल पूछ लिया जाए, यही बोलना है आपको हर कंडीशन में। ठीक है, ये सिर्फ नव लोक प्रबंधन की नहीं है, मैंने 50 बार ये चीज़ें बोली हुई हैं आप तक की। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टनरशिपटी। ठीक है, उसके बाद में ई गवर्नेंस। ठीक है, एंड मिनिमम जो है वो मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, लोग कम लेकिन जो है वो शासन अधिक मात्रा में। ओके, एंड उसके अलावा उत्तरदायित्वता तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये पॉइंट आप याद रखना। इक्वलिटी, इंक्लूसिवनेस। ठीक है, पार्टनरशिप वाला पॉइंट मैंने शामिल कर लिया। ये कुछ भी याद करके एक तरीके के सूत्र बना ही लेते हैं, अभी कर लेते हैं। TAPEREI, ये सूत्र आप रट लो कैसे भी करके। इसमें कुछ नया क्या बनाया जा सकता है वो हम एक नए कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं। ओके, TA। ओके, ये बहुत अच्छा आसान सा शब्द बन चुका है, तो आप इसे याद करिएगा। प्रीटी ए या ए प्रीटी करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ए प्रीटी नाम से कोई याद रख सकते हैं, ये अच्छा कॉन्सेप्ट बन रहा है। ए अकाउंटेबिलिटी, पी पार्टनरशिप, आर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ई गवर्नेंस, ई एफिशिएंसी, टी ट्रांसपेरेंसी, आई इंक्लूसिवनेस। ये किसी भी जगह किसी भी योजना में याद लगा लेना, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना है ये, अभी जस्ट मेरे माइंड में आया है और बना दिया है। बस अब आपको हर हाल में ये रटना है, ए प्रीटी करके आपको याद रखना है। कोई भी सरकारी योजना आ जाए, कोई भी पूछ ले कि इस योजना का क्या फ़ायदा है, इससे अकाउंटेबिलिटी आएगी, इससे पार्टनरशिप बढ़ेगी, इससे रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कर्मचारियों की बढ़ेगी, इससे जो है वो ट्रांसपेरेंसी आएगी,
इससे इफेक्टिवनेस आएगी, इससे इकोनॉमी जो है वो फोकस होगी, ठीक है, इससे इंक्लूसिवनेस बढ़ेगा, इससे इक्वलिटी आएगी, ठीक है, इक्वलिटी, एक ई का मतलब इक्वलिटी है और एक ई का मतलब ई गवर्नेंस है। ये रट लेना आप, कहीं भी किसी भी नवलोक प्रबंधन प्रशासन कहीं पे भी ये पॉइंट आप चिपका देना, इवन इफ सरकार की किसी भी स्कीम पे चिपका देना, आपको पता भी नहीं हो तो भी ये चिपका देना। ओके, ए प्रीटी करके बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अकाउंटेबिलिटी, पार्टनरशिप, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वलिटी, ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेबिलिटी एंड उसके अलावा इंक्लूसिवनेस, बस हो गया काम आपका, ठीक है। ये अगर आपने रट लिया और कहीं पे भी डाल दिया ना, बहुत शानदार नंबर मिलने वाले हैं। तो याद रखना, नवीन लोक प्रबंधन के नवीन आयाम ये आपको हैं। और ओसबोर्न और गेरबलन ने भी 10 गुण बताए थे कि इससे फ़ायदा क्या होगा नवलोक प्रबंधन का, और या इसके क्या आयाम होने चाहिए। बोले उत्प्रेरक सरकार बनानी चाहिए, सरकार को प्रोएक्टिव होना चाहिए, ठीक है, सरकार खुद से एक्टिव रोल निभानी चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से उत्प्रेरक सरकार का मतलब हुआ सरकार सार्वजनिक समस्याओं के निदान में, आर्थिक विकास में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी उत्प्रेरक के रूप में। ओके, पहला हुआ उत्प्रेरक सरकार। उसके बाद में आता है सामुदायिक सरकार। तो सामुदायिक सरकार नागरिकों को जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए सरकार को सामुदायिक प्रयास करने चाहिए। ओके, उसके बाद में ग्राहक उन्मुखी सरकार के द्वारा जो भी सेवाएं दी जा रही हैं उनकी गुणवत्ता और उनकी जो गुणवत्ता की जो रीच है, अदायगी है, वो कम टाइम में होनी चाहिए और सबको समावेशन के साथ में होनी चाहिए। फिर विकेंद्रीकरण, ये कॉन्सेप्ट ही आपको पता ही है, ठीक है। प्राधिकार और कार्यों का निचले स्तर पर जो है वो वितरण करना चाहिए ताकि संपूर्ण सरकारी संगठन एकबद्ध होकर के काम कर सकें। फिर उसके बाद में बाजार उन्मुखी, सरकार को बाजार की पद्धतियों को स्वयं के क्षेत्र में लागू करना चाहिए। और उसके बाद में पूर्वानुमान, पूर्वानुमान का मतलब हुआ सरकार को समस्याओं को पैदा होने से पहले ही रोकने का प्रयास करना चाहिए। उद्यमी सरकार, उद्यमी यानी सरकार को लाभ कमाने पर जोर देना चाहिए, ना कि खर्चा करने पे। उद्यमी सरकार एक तरीके से, ये किसने बोला है? ऑसबॉर्न और गेबलर ने 10 गुण बताए हैं, ठीक है। उसके बाद में परिणाम उन्मुखी, सरकार को टारगेट सेट करने चाहिए और उन टारगेट्स के आधार पर काम करना चाहिए। सरकार को अपने कार्यों को इस प्रकार संचालित करना चाहिए कि परिणामों की प्राप्ति अधिकतम हो तथा कार्मिकों के कार्य का मूल्यांकन परिणामों के आलोक में करना चाहिए। ओके, उसके बाद में लक्ष्य निर्देशन, सरकार को नियम निर्देशित होने की बजाय लक्ष्य यानी टारगेट पे होना चाहिए, ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सक्षम सरकार, यानी सरकार को अपनी लागतों को कम करना चाहिए ताकि वह अपने कार्यों को निरंतर एंड कंटिन्यू बना सके। पैसे का ध्यान रखना चाहिए सरकार को, फालतू में जो है वो एक्स्ट्रा खर्च करने की बजाय कम खर्चे में अधिक जो है वो सुविधाएं देने की कोशिश करनी। तो आप ये याद रख लेना, सरकार उत्प्रेरक सरकार बनेगी, यानी सरकार को उत्प्रेरक होना चाहिए स्वयं से। उत्प्रेरक सरकार का मतलब जो स्वयं से इनिशिएटिव ले रही हो। ओके, सामुदायिक सरकार का मतलब लोगों की भागीदारिता के साथ में डेवलपमेंट कर रही हो। ग्राहकोन्मुखी, अच्छी गुणवत्ता के साथ में जो है वो सेवाएं प्रदान कर रही हो। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण में जो प्राधिकार और कार्य हैं उनका निचले स्तर पर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि संपूर्ण सरकारी संगठन एकबद्ध होकर काम करें। बाजार उन्मुखी, बाजार पद्धतियों के आधार पर खुद को लागू करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पूर्वानुमान, कोई भी समस्या आने वाली है तो उससे पहले सरकार को डिसाइड कर लेना चाहिए एंड कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। उद्यमी, एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप की तरह सरकार को काम करना चाहिए। परिणाम पे फोकस करो, टारगेट पे फोकस करो एंड ये ध्यान रखो कि अपने पास में पैसा कितना है उस आधार पे काम करो, ना कि ज़्यादा कर्जा लेके काम करो। ओके, भारत में लोक प्रशासन के नवीन आयामों को लागू करने के उपाय, तो अगर हमारे यहाँ पे इंडिया में इसी तरीके की सरकार या नवीन आयाम जो है वो हमें लागू करने, तो ये कुछ उपाय हैं। उपाय कुछ नहीं है, वही चीज़ें जो मैंने बताया था। भाई ई गवर्नेंस चाहिए तो ई गवर्नेंस का ढांचा मजबूत कर दो। फिर उसके अलावा जन कल्याणकारी योजनाएं सशक्त बनाओ, तो नागरिकों की सशक्तिकरण योजनाएं बनाओ। श्रम प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलवाओ। वैज्ञानिक मापदंडों का विकास करो। वैज्ञानिक मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बनाओ जो कि साइंटिफिक तरीके से हों और उनके आधार पर ही जो कर्मचारी हैं वो काम करें। ओके, ऐसा नहीं कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से बने उन्हें ज़बरदस्ती घिसा पिटाया जा रहा होगा। नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ जो कि साइंटिफिक टाइम जो है वो मापदंडों पे आधारित हो। दक्ष कार्मिकों की पूर्ति करो, जितने भी एफिशिएंट कर्मचारी हैं उनकी जो है पूर्ति करनी चाहिए। उसके अलावा सहतत्व ये कुशलता, अर्थ प्रबंधन, प्रभावशीलता, नैतिकता, समावेशी विकास, धारणीय विकास, पर्यावरण संरक्षण। बात यह है कि ये वाला आपने याद रख लिया ना, ए प्रीटी वाला ये कॉन्सेप्ट याद रख लिया तो ये पूरा नवलोक प्रबंधन वाला आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें मैंने यहाँ पे एक लोक प्रशासन के भारत में नवीन आयाम क्या हैं। अब टॉपिक का नाम क्या है? नवलोक प्रबंधन के नवीन आयाम, ठीक है, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम। तो नवीन आयाम जो मैंने अभी वो बताए थे, अब और 2-5 और याद कर लो। मैंने यहाँ पे सीक्वेंस वाइज जो फ्लो चार्ट में बनाए थे लोक प्रशासन के नवीन आयाम, ठीक है। क्या है?
लोक उद्यमों का विनिवेश करो। जो आपने बहुत सारी सरकारी कंपनियां जो बनाई हुई हैं जिनमें अच्छे तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, तो उनमें से पैसा निकालो और जो कर्जे पे चल रही हैं लाइक BSNL है, भेल है, इनमें से आप विनिवेश करो। जैसे सरकार का टाटा का जो सिस्टम है, जो अपनी एयरलाइंस थी वो घाटे में चल रही, जो घाटे में चल रही है उसे हटाओ, निकालो यहाँ से, निजीकरण पे जो है वो महत्व दो, ठीक है। उसके अलावा MOU करवाओ, साइंस नवरत्न भारत श्रेणियों का निर्माण करो। नवरत्न भारत श्रेणियाँ वो कंपनियाँ हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं और अच्छा प्रॉफिट बना करके देती हैं, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट क्या हो गया, विनिवेश पे फोकस करना, ओके। CSR पे भी जो है वो रूल्स बना दो, ठीक है, ताकि जो है वो प्राइवेट कंपनियां भी लोक प्रबंधन में सहयोग करेंगी, प्राइवेट कंपनियां भी स्कूल्स में और गांव में बिजली की व्यवस्था करवाएंगी। सुशासन की स्थापना करो, नागरिक अधिकार पत्रों की घोषणा करो, ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन करो, पंचायतों का विकास करो, समावेशी धारणीय विकास करो, स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव बनाओ, ठीक है। और PPP मॉडल पे और बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पे काम करो। PPP प्राइवेट पार्टनरशिप वाला, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करो। एंड उसके अलावा सरकारी संगठनों का निगमीकरण कर दो। रेलवे, स्वास्थ्य, चिकित्सा, गवर्नमेंट जोड़ दो। RTI से जनता की भागीदारी, पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण और लोक कल्याणकारी जो है वो व्यय में कमी। अच्छा, लोक कल्याणकारी व्यय में कमी करना है, लेकिन लोक कल्याणकारी योजना चलते रहना चाहिए, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ानी है। उद्देश्य फिर भी लोक कल्याणकारी रहना चाहिए, लेकिन किस तरीके से, हमें निजी वाले पे फोकस करते हुए लोक कल्याणकारी पे फोकस करना चाहिए। जैसे पहले सरकार जो है वो खुद से सारे प्रोडक्ट बना के देती थी, अब सरकार रेगुलेशन का काम ज़्यादा करती है। ये अपना क्या हो गया, नव लोक प्रबंधन या लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, ठीक है, ठीक है, ये सीधा सा हो गया। ऐसे हम नव लोक प्रशासन भी बोल सकते हैं। अब अगला पॉइंट है अपना परिवर्तन का प्रबंधन, ठीक है। परिवर्तन का प्रबंधन छोटा सा टॉपिक है। एक तरीके से जो प्रबंधन आने वाले हैं उनमें प्रबंधन करना है आपको कैसे भी करके, ओके। अब ये क्या कहलाता है, परिवर्तन का प्रबंधन, ठीक है। ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें संगठन के आंतरिक व बाह्य परिवेश में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, और इस परिवर्तन का जो है वो संगठन को सुव्यवस्थित व पुनर्व्यवस्थित करना। परिवर्तन के आधार पे जो आप परिवर्तन हुआ है पहले तो उसका अध्ययन करो, पिछले कुछ समय में क्या परिवर्तन हुआ है, और उसके आधार पे अपने संगठन को जो है वो सुव्यवस्थित करो और पुनर्व्यवस्थित करो, ताकि इन परिवर्तनों का आराम से, आसानी से जो है वो सामना किया जा सके। परिवर्तन जो वर्तमान समय की व्यवस्था कार्य प्रणालियों में रूपांतरण होने के दिखाता है। परिवर्तन का प्रबंधन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें संगठन के आंतरिक एवं बाह्य परिवेश में परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, ओके। अब ये हम देखें कि परिवर्तन या परिवर्तन के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि परिवर्तन हो रहे हैं, और परिवर्तन किस तरीके से हो रहे हैं, बाह्य परिस्थितियों से और आंतरिक परिस्थितियों से। अब ये जो परिवर्तन हो रहे हैं इनके आधार पे अपने संगठन को आपको फिर से पुनर्व्यवस्थित करना होगा। ये क्या कहलाता है, परिवर्तन का प्रबंधन। अब कैसे कैसे हो रहे हैं, बाह्य आधार पे सामाजिक एवं सांस्कृतिक बदलाव हो रहे हैं, सामाजिक रीति रिवाज चेंज हो रहे हैं, पहले की तरह अब रहा नहीं, शादी ब्याह सब कुछ चेंज होने लग गया। मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है, पहले की तरह जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पहले जो वैल्यूज थी वो उतनी नहीं रही, तो अब उनके आधार पे, समाज के आधार पे परिवर्तन हो रहा है, उनके आधार पे ये संगठन जो है या लोक प्रशासन जो है उसको परिवर्तित करना, ठीक है। उसके अलावा राजनीतिक वैधानिक चेतावनी, परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं। आपको पता है हर 10 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, पॉलिटिक्स में, लीगलिटी में, समाज में, ये चेंज हो रहा है। जनता की सोच, आर्थिक परिस्थितियाँ भी चेंज हो गई हैं। पहले उतना पैसा नहीं था, अब हर व्यक्ति के पास में कार और बहुत पैसा आ चुका है, तो आर्थिक परिस्थितियाँ भी बिल्कुल चेंज हो गई। जो आजकल रोजाना आप बोलते हो कि तुम्हारे टाइम की बात अलग है, हमारे टाइम की बात अलग है, तो हर चीज़ में आप देख रहे होंगे, हर चीज़ में आपको परिवर्तन दिख रहा होगा। बढ़ती प्रतियोगिता हो रही है, भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, वैश्वीकरण हो रहा है, तो ये ऑलमोस्ट ये सारे परिवर्तन जो है वो बाह्य परिवर्तन हो रहे हैं, और ठीक है, ये संगठन के बाह्य परिवर्तन हो रहे हैं। अब ये बाह्य परिवर्तन हो रहे हैं तो इसके आधार पे अपने संगठन को चेंज करो कि इनके तरीके से हम किस तरीके से अपने आप को ढालें। नॉर्मली जैसे हम एक नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं, RPSC अगर कल को पैटर्न चेंज कर देती है तो फिर जो भी कोचिंग्स वाले होंगे, जो भी संगठन होंगे, वो बाह्य परिस्थितियां हो गई, RPSC ने जो है वो जो पैटर्न चेंज कर दिया। अब कोचिंग वालों का दायित्व है कि जो RPSC ने या बाह्य परिवर्तन हुए उनके अनुसार से कोचिंग वाले भी अपने सिलेबस को चेंज करें, और अपने जो टीचर्स हैं उनको भी अलग से जो है वो गाइड करें और परिवर्तन करवाएं, ठीक है। ये तो बाह्य परिस्थितियाँ हो गई। आंतरिक परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान में या किसी भी लोक प्रशासन या प्रबंधन में कर्मचारियों में प्रबंधक परिवर्तन हो सकता है। मतलब कर्मचारियों को जो है वो अब नए तरीके से काम करने की जो है वो ज़रूरत है, पहले की तरह नहीं।
शिक्षक एवं जागरूक करना, महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, ठीक है। जैसे हमारे राजस्थान सरकार में एक नया परिवर्तन किया गया, पहले तो महिलाओं को पुलिस में शामिल ही नहीं किया जाता था, अभी राजस्थान में हाड़ी रानी कोर महिला पुलिस बटालियन बनाया गया है, ओके। उसके बाद में संस्था की नीति एवं संरचना में बदलाव करना, संगठन के कार्यों में परिवर्तन करना, ओके। उसके बाद में सामरिक नियोजन, आंतरिक विकास करना और किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति में परिवर्तन करना, प्रबंधन में जो है आपदा प्रबंधन आ सकती है कभी भी, तो ये जो है वो उसके आधार पे अपने आप को चेंज करना, नवीन मशीनरी आ गई तो उसके आधार पे संगठन को चेंज करना, सूचना तंत्र IT टेक्नोलॉजी नई आ गई तो उसके आधार पे अपने संगठन को चेंज करना, कच्चे माल का परिष्करण और उसके आधार पे जो है वो ये बाह्य में शामिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बाह्य में शामिल हो जाएगा। एंड ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं, तो इन सब के कारण जो है वो ये तकनीकी और बाह्य कारण दोनों, आंतरिक में तकनीक में ये शामिल हो रहा है एंड ये आंतरिक है, कर्मचारी प्रबंधक वाला, ये वाला, ये 3 आंतरिक हैं और बाकी जो है वो तकनीकी वाले रहेंगे, ओके। तो मतलब कहने का ये है कि बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं दुनिया में, बाह्य परिस्थितियों में और आंतरिक परिस्थितियों में, इनके आधार पे हमको अपने संगठन को चेंज करना होगा। और संगठन को चेंज करने की परिस्थिति प्रोसेस क्या होगी, बाह्य, आंतरिक व तकनीकी कारणों को जानो, आप क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रेरक परिस्थितियां, प्रतिरोधक और शक्तियों का विश्लेषण करो कि क्या क्या किस तरीके से इन चीज़ों को, परिवर्तनों को जो है वो चेंज किए गए हैं, तो इनको किस तरीके से हमें एडॉप्ट करना चाहिए, ये जो होंगी प्रेरक। उसके बाद में संगठन कर्मचारियों को ध्यान रख करके परिवर्तन की योजना बनाओ। आप बोलो कि हमें अब संगठन में चेंज करना है और कार्मिकों के अनुसार चेंज करना है, जितनी भी प्रतिरोध हैं उनको दूर करो और योजना बनाओ। परिवर्तन प्रभावों का मूल्यांकन और कमियों, यानी संगठन में जो आपने चेंज किया है अब, ठीक है, अब उसके आधार पे अपने संगठन का मूल्यांकन करो। मतलब कहने की बात ये हुई, सीधा सा यहाँ पे आप देख लीजिए, नॉर्मल सा, ये संगठन है, ये पुराने रीति रिवाज धर्रे से चल रहा है, या कोई भी कोचिंग है, कोई संस्थान है ये, ठीक है, या कोई लोक प्रशासन का अंग है, ठीक है, ये पुराने रीति रिवाज और पुराने ढंग से चल रहा है। लेकिन अब दुनिया बदल गई, LPG आ गई, पैसा आ गया, समाज बदल गया, कल्चर बदल गई, ये सब चीज़ बदलती जा रही है, टेक्नोलॉजी बदल गई, अब टेक्नोलॉजी में बहुत सारे परिवर्तन आ गए, IT टेक्नोलॉजी आ गई, अब ये दुनिया बदल गई। और अगर हम अभी भी पुराने डर्रे से चल रहे हैं, 50 साल पुराने डर्रे से चल रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। ये परिवर्तन हो गया है तो परिवर्तन के अनुसार अपने संगठन को भी चेंज कर लो, और ये क्या कहलाता है, परिवर्तन का प्रबंधन, ठीक है। तो ये कहलाता है प्रबंधन। एंड परिवर्तन के प्रबंधन से कुछ कर्मचारी, अब ये सबको पता ही है, जो कर्मचारी हैं वो परिवर्तन का विरोध करते ही करते हैं। जब भी नई कोई चीज़ लेकर के आती है सरकार, नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, जब शुरुआत में सरकारी कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर अनिवार्य किया गया तो सरकारी कर्मचारियों ने उसका विरोध किया कि हम नहीं पढ़ेंगे। तो ठीक है, परिवर्तन का जब प्रबंधन होता है, नई चीज़ें आती हैं, उनको एक्सेप्ट किया जाता है, तो बहुत सारे लोग विरोध भी करते हैं, ठीक है। तो कर्मचारियों और प्रबंधकों में जो है वो विरोध की भावना आती है। कर्मचारियों में क्या है, लगता है कि हमारे पैसे कम हो जाएंगे, उत्तरदायित्व तो हमारे पास में ज़्यादा आ जाएगा, तो हमें डर, वो काम कार्यभार ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और अपने अनुकूलन की, कर्मचारी हमेशा अपने अनुकूलन के हिसाब से मांग करते हैं, ठीक है। तो ये रहता ही है। तो ये तो होता है कर्मचारियों में। और अधिकारी या प्रबंधक में क्या रहता है कि भाई सत्ता खोने का डर रहेगा, परिवर्तन के बाद में हो सकता है संसाधन की कमी आ जाए, ठीक है, निराशावादी दृष्टिकोण आ सकता है, अधीनस्थों के साथ निराशावादी सोच आ सकती है। तो ये पॉइंट है, थोड़ा सा याद कर लेना। पॉइंट क्या था अपना, हमारा टॉपिक था चैप्टर नंबर 5 का लोक प्रबंधन के नवीन आयाम और परिवर्तन का प्रबंधन। आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए था कि कॉन्सेप्ट क्या है। जब मैंने बोला कि नवलोक प्रशासन में बोलूँ, ठीक है, नवलोक प्रशासन बोलूँ या नवलोक प्रबंधन बोलूँ या प्रबंधन के नवीन आयाम बोलूँ, तीनों एक ही बात है, प्रबंधन के नवीन आयाम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण जो लोक प्रशासन गलत तरीके से और जो खराब चल रहा था उसको चेंज करते हुए अब वर्तमान में थोड़ा सा जो है सिस्टम चेंज करो, और लोक कल्याणकारी भावना के साथ में फास्ट, ठीक है, इकोनॉमिक तरीके से कम पैसा खर्च करते हुए इफेक्टिव तरीके से अधिक एफिशिएंसी आप दो। तो ये क्या कहलाता है, नव लोक प्रबंधन या लोक प्रबंधन के नवीन आयाम। और दूसरा मैंने पॉइंट बताया था परिवर्तन का प्रबंधन। हमारे यहाँ समाज में, सोसाइटी में सब चेंज हो रहे हैं, अब वो बहुत सारे चेंजेज हैं, उन चेंजेज के कारण पूरी दुनिया जब चेंज हो रही है तो ये जो संगठन है तुम्हें भी चेंज होना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं होगे तो तुम्हारे जो एक तरीके से उपयोगिता है, महत्व है, वो ख़त्म होता जाएगा। जो चेंज हो गया
वो आगे बढ़ गया और जो चेंज नहीं हुआ वो ख़त्म होता चला गया। ये वैसे भी डार्विन का रूल्स है। तो इसमें ये कहला है संगठन सिर्फ पुराने ढर्रे पे नहीं चलेंगे, उनको चेंज करने की ज़रूरत रहेगी। ये क्या कहलाता है? अपना परिवर्तन का प्रबंधन। ठीक है, आई थिंक आपने ये चैप्टर नंबर 5 नॉर्मल सा जो था, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने तो आधा घंटा कह दिया था, वैसे 15 या 20 मिनट का था। ओके, ये अपना कंप्लीट होता है। अपने चैप्टर नंबर 5 तक हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 से लेकर आगे वाले जो आपके लिए दूसरे सर कराएंगे, चैप्टर नंबर 6 जिसमें हम एथिक्स, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर पक्षता, लोक सेवा, इनके लिए बारे में बात करने वाले हैं। फिर चैप्टर नंबर 7 में प्रशासन पर नियंत्रण, जो प्रशासन है उस पर विधायी नियंत्रण किस तरीके से होता है। उसके बाद में कार्यपालिका का नियंत्रण किस तरीके से होता है। उसके बाद में अपना यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है न्यायिक नियंत्रण किस तरीके से होता है। ओके, ये देखेंगे। एंड देन अपना प्रशासनिक ढांचा है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब है। जिला प्रशासन है, विकास प्रशासन है, राज्य मानवाधिकार आयोग और कुछ कॉन्सेप्ट हैं। तो ये नेक्स्ट चैप्टर आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू।